नमस्कार। चलिए आज फटाफट भारतीय संविधान की उन खासियतों पर नजर डालते हैं जो इसे दुनिया में सबसे यूनिक बनाती हैं। ये एक तरह से आपके रिवीजन के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन का काम करेगा। तो देखिए, मकसद एकदम सीधा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक क्विक और इफेक्टिव रिवीजन। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम संविधान की रूपरेखा से शुरू करेंगे, फिर प्रस्तावना, राष्ट्र की परिभाषा, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता की रक्षा और आखिर में उपचार और अनुसूचियों पर बात करेंगे। एक एक करके सबको समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। समझते हैं कि हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट मतलब इसकी रूपरेखा क्या है और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अच्छा, सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात है हमारे संविधान का साइज। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जब ये बना था तो इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। और आज इसमें लगभग 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। ये नंबर्स याद रखना एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, भारत का संविधान एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब है कि सब कुछ एक किताब में बाकायदा लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर्ड है। ये यूके जैसा नहीं है जहां संविधान लिखा हुआ नहीं है, मतलब वो परंपराओं और कोर्ट के फैसलों पर चलता है। हमारा संविधान एकदम सिस्टमैटिक है, जिसे बदलना भी आसान नहीं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारा संविधान फेडरल और यूनिटरी दोनों का एक मिक्सचर है। एक तरफ राज्यों और केंद्र के बीच पार बटी हुई है, जिसे हम फेडरल फीचर कहते हैं, जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दोहरी सरकार। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीजें केंद्र को बहुत पावरफुल बनाती हैं, जैसे सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। मतलब स्टेट की नागरिकता अलग से नहीं है, सिर्फ भारत की है। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे क्वाजी फेडरल या अर्धसंघीय कहते हैं। मतलब ढांचा तो फेडरल है, पर झुकाव केंद्र की तरफ है। चलिए अब बात करते हैं संविधान की आत्मा की, उसकी फिलॉसफी की। और ये हमें कहाँ मिलती है? ये मिलती है प्रिएम्बल यानी प्रस्तावना में। हम भारत के लोग, ये शब्द देखिए कितनी ताकत है। ये साफ साफ बताते हैं कि इस संविधान को पावर कौन दे रहा है? हम, भारत के लोग। मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी जनता के हाथ में है, किसी राजा या बाहरी ताकत के हाथ में नहीं। प्रस्तावना में ये 5 शब्द हमारे देश का पूरा कैरेक्टर बता देते हैं। पहला है सॉवरेन यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद हैं, कोई बाहरी देश हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। फिर है सोशलिस्ट, जिसका मकसद है समाज में आर्थिक बराबरी लाना। सेक्युलर यानी पंथनिरपेक्ष, मतलब स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म बराबर हैं। डेमोक्रेटिक, ये तो हम जानते हैं, सरकार जनता चुनती है। और आखिर में रिपब्लिक, मतलब देश का जो हेड है, हमारे प्रेसिडेंट, वो चुने जाते हैं, किसी राजा रानी की तरह खानदानी नहीं होते। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जो सालों तक बहस का मुद्दा रहा। क्या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और क्या पार्लियामेंट इसे बदल सकती है? क्या लगता है? और इसका जवाब है यस। 1973 के लैंडमार्क केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का ही एक हिस्सा है और हाँ, इसे अमेंड भी किया जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया, मतलब आप संविधान के मूल ढांचे को, उसकी नींव को नहीं बदल सकते, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। तो प्रियम्बल की फिलॉसफी समझने के बाद अब जरा फ्रेमवर्क पर आते हैं। पार्ट 1 और 2 में ये बताया गया है कि भारत देश है क्या, मतलब इसका टेरिटरी क्या है और इसके नागरिक कौन हैं। पार्ट 1 में आर्टिकल्स 1 से 4 हैं। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और आर्टिकल्स 2 और 3 पार्लियामेंट को जबरदस्त पावर देते हैं नया स्टेट बनाने की, किसी स्टेट का एरिया या नाम बदलने की। इसीलिए भारत को कहा जाता है एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब यूनियन यानी भारत हमेशा रहेगा, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन स्टेट्स को बदला जा सकता है, रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसके बाद आता है पार्ट 2, जो सिटीजनशिप से डील करता है, आर्टिकल्स 5 से 11 तक। और यहाँ एक और यूनिटरी फीचर सामने आता है, सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका की तरह नहीं, जहां आपके पास फेडरल और स्टेट दोनों की सिटीजनशिप होती है। भारत में हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं।
अब आते हैं संविधान के सबसे जरूरी हिस्से पर, पार्ट 3, द फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जो हमें स्टेट की पावर से बचाते हैं और इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, ये लीगली एनफोर्सेबल हैं। आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी में दो बातें हैं। पहली, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो यूके से लिया गया है। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो यूएसए से लिया है। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव होगा। जैसे कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन अलग अलग इनकम वालों के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब्स बनाना, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का उदाहरण है। लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक। और जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 का जिक्र तो होना ही है। ये पर्सनल फ्रीडम का कॉर्नरस्टोन है। आर्टिकल 19 में 6 तरह की फ्रीडम दी गई हैं और इन्हें याद रखने के लिए एक बहुत बढ़िया मेमोनिक है, सैमरो। चलिए इसे डिकोड करते हैं। एस से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, दूसरे ए से फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, एम से फ्रीडम टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन इंडिया, आर से फ्रीडम टू रिजाइड एनीवेयर और ओ से फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। ये मेमोनिक एग्जाम में बहुत काम आएगा। अब बात करते हैं उस अधिकार की जो ह्यूमन लिबर्टी और डिग्निटी का बिल्कुल कोर है। आर्टिकल 21 यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की कहानी बहुत दिलचस्प है। 1950 में ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका बहुत संकीर्ण मतलब निकाला था, लेकिन 1978 में मेनका गांधी केस ने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत वाइड कर दी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट ले आए। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ, ये सब इसी में आ गए। और हाल ही में 2017 के के.एस. पुट्टास्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी को भी आर्टिकल 21 का ही हिस्सा माना गया। तो आप देख रहे हैं ये अधिकार कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो अधिकार तो मिल गए, लेकिन अगर कोई इन अधिकारों को छीने तो उन्हें लागू कैसे करवाएंगे और सरकार के काम कैसे बटे हैं। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशनल टूल किट पर नजर डालते हैं। इसका जवाब है आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो, और इसके लिए कोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है। हैबियस कॉर्पस मतलब शरीर को पेश करो, ये इल्लीगल डिटेंशन से बचाता है। मैंडेमिस मतलब हम आदेश देते हैं जब कोई पब्लिक ऑफिशियल अपना काम नहीं कर रहा हो। प्रोहिबिशन मतलब रोकना, ये लोअर कोर्ट को उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने से रोकता है। सेट्यूरियरी मतलब प्रमाणित करना, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को रद्द करने के लिए। और क्वो वारंटो मतलब किस अधिकार से, ये पूछता है कि आप किस हक से पब्लिक ऑफिस में हैं। और आखिर में एक और सुपर यूजफुल मेमोनिक जो आपको 12 स्केड्यूल्स याद रखने में मदद करेगा। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, हर लेटर एक स्केड्यूल को रिप्रेजेंट करता है। टी फॉर टेरिटरीज, ई फॉर एमोल्यूमेंट्स, ए फॉर एफर्मेशंस, आर फॉर राज्यसभा सीट एलोकेशन एंड सो ऑन। इसे बस रख लीजिए, एग्जाम में स्केड्यूल्स का सवाल गलत नहीं होगा। तो आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज जो समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलता है, इवॉल्व होता है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये कैसे विकसित होता रहता है और इसका भविष्य क्या होगा, ये सवाल हमें हमेशा सोचते रहने पर मजबूर करता है।